आज के वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, नितिन सिंघानिया के बुक। तो आज के वीडियो में नायक कालीन मंदिर के बारे में जानेंगे लोग, और ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। तो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में नायक कालीन मंदिर शैली दिखाई देती है, और ये इंट्रोडक्शन है नायक कालीन मंदिर के। तो 1565 में टालीकोटा या राजहंस-तागरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और इनके अवशेषों पर सामंत उदित हुए। उन्हें नायक कहा गया है, और नायकों की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका बहुत नहीं रही, किंतु मंदिर निर्माण के दृष्टिकोण इनका काल महत्वपूर्ण रहा। और द्रविड़ मंदिर शैली में देखेंगे तो पल्लव काल, चोल काल और विजयनगर और नायक काल। द्रविड़ मंदिर शैली पल्लव से विकसित होते हुए नायक काल तक पहुंचती है। पल्लव काल के समय में 7वीं से 9वीं शताब्दी के समय में द्रविड़ मंदिर शैली विकसित हो रही थी, और चोल शासन काल 9वीं से 13वीं शताब्दी का समय चोल काल के है, और विजयनगर का समय 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी का समय है, और नायक काल 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के समय नायक काल के प्रमुख मंदिर तो रंगनाथ मंदिर जो कर्नाटक में है, और मीनाक्षी मंदिर कर्नाटक में है, और रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। नायक कालीन मंदिर की विशेषताएं तो इस काल के मंदिरों में गोपुरम की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई है, और उदाहरण के लिए 7, 9, 11 या उससे अधिक भी गोपुरम प्राप्त होते हैं। और इस काल के मंदिरों के क्षेत्रफल में अत्यधिक विस्तार दिखाई देता है। मंदिर बाउंड्री वॉल के अंदर बनाए गए हैं, और जिसमें निम्न संरचनाएं प्राप्त होती है, जैसे मुख्य मंदिर के साथ बड़ी संख्या सैकड़ों की संख्या में सहायक मंदिर प्राप्त होते हैं, और आवासीय संरचना, बाजार और हॉट के लिए स्थान एवं कई व्यापारिक इकाइयों कारखानों की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल के मंदिर केवल मंदिर ही नहीं, इस एक टेम्पल सिटी के रूप में प्रदर्शित होते हैं। और बेसठ शैली में देखेंगे लोग तो बेसठ शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रण है। पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इस शैली का विकास हुआ, और इस शैली के लिए 3 स्थान महत्वपूर्ण है: ऐहोल शैली, बादामी शैली और तीसरा पडक्कल शैली। पहला है ऐहोल शैली। ऐहोल में बेसठ शैली के कौन कौन से मंदिर है? तो 70 से ज़्यादा मंदिर प्राप्त होते हैं ऐहोल में बेसठ शैली के मंदिर। बेसठ शैली की इसलिए ऐहोल को मंदिरों का शहर कहते हैं। प्रमुख मंदिर लाडखा मंदिर ये सूर्यदेव से संबंधित है, दुर्गा मंदिर, कुंती मंदिर, मोगुती जैन मंदिर और आदि ऐहोल में पाए जाते हैं। और बादामी शैली में देखें तो भूतनाथ मंदिर, वैष्णव मंदिर और जम्बू लिंगेश्वर मंदिर यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय है। और तीसरा पडक्कल शैली तो पापनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर आदि। राजपूत शासकों के समय बेसठ शैली के मंदिरों का विकास हुआ, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दिखाई देगा। और इनके समय में मंदिरों का निर्माण पहाड़ को काट कर किया गया था। और उदाहरण के लिए कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित करवाया गया, और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा मंदिर जो औरंगाबाद में है से संबंधित। एलिफेंटा मंदिर मुंबई में है, राजपूतों के द्वारा बनवाया गया, और यहाँ पर तिरुमूर्ति की संकल्पना दिखाई देती है। और जोगेश्वरी मंदिर महाराष्ट्र में राजपूतों ने बनवाया था। मध्यकाल का स्थापित तो सल्तनत 3 भागों में बांटकर देखेंगे लोग मध्यकाल का स्थापित के। तो पहला है सल्तनत काल, दूसरा है क्षेत्रीय राज्यों का काल, तीसरा है मुगल काल। दिल्ली सल्तनत के समय 1206 से 1556 तक का समय माना जाता है। और पहला है प्रारंभिक तुर्की वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश।
तो पहला है प्रारंभिक तुर्क वंश के समय 1206 से 1290 प्रारंभिक तुर्क वंश के समय माना जाता है। और इसमें शासक देखेंगे तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश के बेटी राजिया थी, राजिया सुल्तान। और दूसरा है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 ईस्वी का माना जाता है। और इसमें शासक फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में देखेंगे लोग तो तुगलक वंश के समय 1320 से 1414 तक का काल माना जाता है। और इसमें शासक कौन कौन है तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये तुगलक वंश के शासक है। और चौथा है सैयद वंश। तो सैयद वंश का समय 1414 से 1451 तक का माना जाता है। और इसमें शासक लोधी वंश, पांचवा है लोधी वंश। तो लोधी वंश का समय 1451 से 1526 तक का माना जाता है। और शासक लोधी वंश के तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। प्रारंभिक तुर्कों द्वारा स्थापित कला के जो नवीन रूप प्रस्तुत किए गए हैं उसमें मेहराब, मीनार, गुंबद और जालीदार काट, नक्काशी आदि के रूप में दिखाई देते। किसी भी नई सत्ता के स्थापना के बाद राजनीतिक प्रशासन, समाज, संस्कृति आदि पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कला के रूप में स्थापत्य पर भी प्रभाव दिखाई देता है। तो तुर्कों के आने के बाद भवन निर्माण में सुर्खी और चूने पत्थर का प्रयोग किया गया। प्राचीन भारत में भवनों की जुड़ाई के लिए मिट्टी या जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। और इससे इस काल के भवनों को मजबूती और स्थायित्व प्राप्त हुआ। और भारतीय परंपरा के अनुसार आड़ी और स्तंभों पर आधारित आड़ी और सीधी रेखाओं के माध्यम से छत ढाला जाता था। इसे ही बीम प्रणाली कहा जाता है। तुर्कों के आने के बाद मेहराबों और गुंबदों की सहायता से त्रिज्याकार छत ढालने का कार्य किया। इससे बड़े बड़े भवन खुले इस्तेमाल के लिए बनने लगे। और तीसरा है प्राचीन काल के भवनों पर मानव, पशु, पक्षियों की आकृतियों को ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। तुर्कों के आने के बाद ज्यामितीय संरचना पर ज़्यादा बल दिया गया। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो बेल बूटा, फूल पत्ती के चित्र, कुरान की आयतों का उत्कीर्ण किया गया। और चौथा है तुर्की शासन की स्थापना के बाद भारत में पश्चिमी एशिया से बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में हिंदुस्तान आए। इससे मध्य पूर्व एशिया की तकनीकी का भारतीय तकनीकी के साथ मिश्रण हुआ। इसके कारण ही भारत में स्थापत्य के क्षेत्र में एक समन्वित संस्कृति का विकास। इंडो इस्लामिक शैली के विभिन्न चरण। तो पहला है प्रथम चरण में देखें तो प्रारंभिक तुर्क या गुलाम वंश, मामलुक वंश। और प्रारंभिक तुर्क वंश का समय 1206 से 1290 ईस्वी का है। और इस काल के स्थापत्य के विशेषताएं क्या क्या है तो पहला है इस चरण के जो इमारतें बनाई गई हैं उन्हें जल्दबाजी में बनवाया गया है, इसीलिए इन इमारतों पर भारतीय प्रभाव ज़्यादा और इस्लामी प्रभाव कम दिखाई देता है। और इस चरण में जो भवन बनाए गए हैं वो पुराने हिंदू अवशेषों की सामग्री से बनाए गए हैं। प्राचीन भारत की बीम शैली की प्रयोग इस चरण में दिखाई देता है। इस चरण में जो भवन निर्मित हुए हैं उनके गुंबद पूरी तरह से गोल नहीं है अपितु अर्धगोलाकार है। इस चरण को प्रयोगों का काल माना जाता है। प्रथम चरण के भवनों के कुछ उदाहरण तो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, और दूसरा है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और कुतुब मीनार दिल्ली में है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद का दूसरे चरण में खिलजियों के समय का माना जाता है। और इसका समय है 1290 से 1320 ईस्वी का समय खिलजी वंश का माना जाता है। खिलजी काल के स्थापत्य की विशेषताएं तो पहला पॉइंट है इस काल के भवनों पर हिंदू प्रभाव कम और इस्लामी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। बीम प्रणाली के स्थान पर मेहराब और गुंबदों पर विशेष बल दिया गया है। और अलाई दरवाजे में गुंबद के साथ साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। गुंबद को पूर्ण रूप से गोलाकार बनाने का प्रयोग किया गया है। और भवनों को सजाने के लिए इस्लामी परंपराओं का इस्तेमाल भी होने लगा है। दूसरे चरण के खिलजी वंश के खिलजी तो इस काल के भवन अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, और जामा खाना मस्जिद दिल्ली में है, और हौज-ए अलाई जो दिल्ली में है, और सीरी महल ये भी दिल्ली में है।
तुगलक काल के स्थापत्य की विशेषताएं। तीसरे चरण के तुगलक शासकों का काल है और इसका समय है 1320 से 1414 ईस्वी के। तो पहला पॉइंट है विशेषताएं में देखेंगे लोग, तो पहला पॉइंट है भवनों को निर्मित करने के लिए खिलजियों के समय की परंपरा बनी रही, किंतु नवीन तत्वों का प्रवेश हुआ। जैसे भवनों को बनाने के लिए खुरदरे पत्थर का प्रयोग किया गया है और दीवारें ढालवा और ऊंची बनाई गई है। इस चरण के इमारतों में संगमरमर और मीनार का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है। इस काल के भवनों में छज्जा निकालने के लिए लिंटर तथा बीम प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। और तुगलक काल के स्थापत्य की प्रमुख संरचनाएं तो गयासुद्दीन का मकबरा, ये भी तुगलक काल की है, और 12 खंबा महल, मदरसा ए फिरोजशाही और जामी मस्जिद, हौजे ए खास और तुगलकाबाद का किला और आदिलाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद, ये भी शहर तुगलक काल में डेवलप हुई। और चौथा चरण में लोदियों का काल है, तो इसके समय है 1451 से 1520 ईस्वी का। इस काल को मकबरों का काल कहा जाता है क्योंकि इस समय में बड़े बड़े पैमाने पर मकबरों का निर्माण करवाया गया। और दूसरा पॉइंट है अमीरों के लिए पंचभुजीय मकबरे का निर्माण हुआ, वही सुल्तान के लिए अष्टकोणीय मकबरा निर्मित किया गया। स्थापत्य लोदी काल के स्थापत्य तो बहल लोदी का मकबरा अष्टकोणीय और बड़े खां और छोटे खान का मकबरा ये पंचभुजीय है। तो सल्तनत काल के इंडो इस्लामिक स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन है तो आप लोग लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और 1290 से 1526 सल्तनत काल के में स्थापत्य का विकास हुआ और समन्वय संस्कृति उसके कैसे विकास हुआ, तो इस्लामिक स्थापत्य की संरचनाओं को भारत में लाया गया, जैसे मीनार, गुंबद, मेहराब, जालीदार दीवार और सुर्खी और चूने पत्थर के प्रयोग से भवनों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में एक इंडो इस्लामिक भवन स्थापत्य शैली का विकास हुआ और जिसमें भारतीय परंपरा के साथ साथ इस्लामिक परंपरा का भी बड़े पैमाने पर समायोजन किया गया और ये दोनों संस्कृतियों के मेल का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस काल की जो भी स्थापत्य की संरचनाएं हैं और प्रांतीय स्थापत्य शैलियाँ, क्षेत्रीय स्थापत्य की शैली, गुजरात की स्थापत्य की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है भवनों के अंदर जो जालियाँ बनाई गई है उस पर सुंदर नक्काशी की गई है। यहाँ के भवनों को निर्मित करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग अधिकतर किया गया है और यहाँ के भवनों में लकड़ी के कलात्मक कार्य और अज्यामितीय संरचनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ के भवनों पर जैन परंपरा के मंदिरों का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ के भवनों को बनाने में स्तंभों का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए तो ये मेंस में एग्जाम्पल्स ऐड करने से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है अहमदाबाद की मस्जिद, जामा मस्जिद, सलामी ढलाई दीवारों का प्रयोग दिखाई देता है। भवनों को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास और प्रवेश द्वार को भव्य बनाने का कार्य किया गया है। जौनपुर के भवनों में हिंदू तत्वों का कई स्थानों पर बेहतर मिश्रण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कमल के पुष्पों का प्रयोग और पुष्प और लताओं का अलंकरण। इमारतें के उदाहरण अताला मस्जिद, जामा मस्जिद, ये जौनपुर स्थापत्य के मस्जिद के एग्जाम्पल्स है। और क्षेत्रीय शैली जो बंगाल से संबंधित है, इसलिए इलियास शाह 1347 में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करता है। और विशेषताएं देखेंगे लोग तो क्षेत्रीय शैली के, तो पहला पॉइंट है यहाँ के भवनों में काले संगमरमर शिष्ट परंपरा एवं ईंटों का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ के भवनों में बड़े पैमाने पर गुंबदों का निर्माण किया गया है। यहाँ के भवनों को भव्य और विशाल बनाने का कार्य किया गया है। इमारतों में अलंकरण के लिए हिंदू परंपराएं भी ली गई हैं। कि उदाहरण के लिए आदिनाथ मस्जिद, पांडुआ और मालवा की क्षेत्रीय शैली। तो 1392 में दिलावर खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तुगलक शैली के समान ही यहाँ के भवनों में ऊंचे गुंबद प्राप्त होते हैं। यहाँ के भवनों में भी जौनपुर राज्य के समान मीनार की संरचना दिखाई देती है।
और यहाँ के भवनों में मेहराबों की संरचना घुमावदार दिखाई देते हैं। यहाँ के भवनों में जालीदार दीवार की संरचना प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मालवा में भी जामा मस्जिद ऐसे ही संरचना के दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी साम्राज्य स्थापत्य की विशेषताएं। तो पहला 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा इसे स्थापित किया गया। मेहराब को सुंदर तरीके से भवनों में निर्मित किया गया और मीनारों को तल्लों के रूप में बढ़ता हुआ निर्मित किया गया और मस्जिदों के साथ विशाल दरवाजा निर्मित किया गया। जो महत्वपूर्ण विशेषता है, गुंबदों को काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास, उन्हें गोलाकार रूप में देने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए बीजापुर के गोल गुंबद मुगल काल के स्थापत्य तो बाबर, हुमायूं और सूर्यवंश, अकबर, जहांगीर या सलीम, शाहजहां, औरंगजेब। तो पहला पॉइंट है बाबर के समय। तो बाबर के समय काल 1526 से 1530 का माना जाता है। बाबर के पुस्तक तुज़-ए-बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। और मुगल काल का स्थापत्य तो कई शैलियों के मिश्रण से बना है, जैसे मध्य एशिया, फारस की शैली, तुर्कों की परंपरा और क्षेत्रीय भारतीय शैलियों से निर्मित होकर बनी है। मुगल काल का स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो मुगल काल की इमारतों का निर्माण पूर्ण योजनाबद्ध रूप से किया गया, इसलिए इस समय के भवन सल्तनत काल और क्षेत्रीय राज्यों को स्थापत्य से भव्य और विशाल है। इमारतों के निर्माण में ईंट, पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक चरण के भवनों में बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन धीरे धीरे भवनों में संगमरमर का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। और इस समय के भवनों को जोड़ने के लिए गाढ़ा कंक्रीट, सुर्खी मिट्टी का प्रयोग होता है। छतों को ढालने के लिए सातिर और मेहराब प्रणाली का समुचित मिश्रण किया गया है। और मेहराबों की संरचना सीधी न होकर कोनदार, घुमावदार रखी गई है। ये एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। रंगीन मेहराबों की परंपरा भी दिखाई देती है। मुगल काल के भवनों में दोहरे गुंबद बनाने की परंपरा दिखाई देती है। इनकी आकृति खंडाकार, प्याज की आकृति के और अष्टकोणीय गुंबद बनाने का कार्य किया गया। मुगल काल के भवनों में स्तंभों और मीनारों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर मुख्य भवन और खाली स्थानों के बीच भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और मुगल की इमारतें एक बाउंड्री वाल के अंदर बनाई गई है। उदाहरण के लिए आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद के किला में मिला है। लाहौर का किला। मुगल काल के भवनों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए चारबाग शैली का इस्तेमाल किया गया। मुगल काल के भवनों के में हिंदू परंपरा और इस्लामी परंपरा का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में इमारतों को सजाने के लिए पिटरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। पिटरा ड्यूरा तकनीक में संगमरमर का पत्थर में हीरे जवाहरात से इमारतें जोड़ाई की जाती थी। तो पिटरा ड्यूरा मुगल काल के स्थापत्य में बाबर के समय के स्थिति। तो बाबर के समय काल 1526 से 1530 का माना जाता है। बाबर को भारत में बहुत कम समय मिला था। उसके बाद ही उसके द्वारा कुछ भवनों का निर्माण करवाया गया। पहला है काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है, और दूसरा है जामी मस्जिद रुहेलखंड में, और आगरा की मस्जिद। भारत में चारबाग शैली को बाबर ने ही लेकर आया था, जो आगे चलकर मुगल स्थापत्य का महत्वपूर्ण विशेषता बनी। और हुमायूं का समय काल 1530 से 1540, इसका दूसरा काल 1555 से 1556 का है। और हुमायूं का अधिकांश समय युद्धों और आंतरिक समस्याओं को समाप्त करने में ही बीता था, इसीलिए स्थापत्य कला के विशेष विकास नहीं हुआ। और दीनपना पुस्तकालय और आगरा की मस्जिद और फतेहाबाद की मस्जिद हुमायूं के द्वारा बनवाया गया। शेर शाह सूरी के समय काल 1540 से 1545 तक का माना जाता है। इसके समय में प्रशासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थापत्य की संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, जैसे रोहतास किला पंजाब जो पाकिस्तान में है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, और पुराना किला दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और अकबर के समय काल तो 1556 से 1605 तक का माना जाता है अकबर का समय काल। और इसके काल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एकीकरण हुआ, जिससे राज्य के बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त हुआ और प्रशासन के केंद्रीकरण हुआ। इससे बादशाह की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई।
अकबर के मुख्य भवन देखेंगे लोग तो आगरा का किला और अकबरी महल, जहांगीरी महल। यहाँ पे जो भवन है लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, ऊंचे स्थान पर निर्मित किए गए हैं। 2 दरवाजों की संरचना दिखती है और अकबरी महल में लकड़ी का कार्य किया गया है और बंगाली शैली से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। जहांगीरी महल में राजपूत कालीन स्थापत्य का प्रभाव दिखाई देता है। आगरा के किले में 2 दरवाजे हैं, पहला है दिल्ली दरवाजा, दूसरा है अमर सिंह दरवाजा। फतेहपुर सीकरी के समय 1569 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई और इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला है धार्मिक इमारतें, दूसरा है गैर धार्मिक इमारतें। तो धार्मिक इमारतें में मस्जिद, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा धार्मिक इमारतें में आते हैं। और गैर धार्मिक में देखेंगे तो बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल और पंचमहल को हवा महल भी कहते हैं। और मरियम महल दीवाने खास बनवाई गई थी। गैर धार्मिक इमारतें फतेहपुर सीकरी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है।